Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home, my dear students. It's 11th chemistry. So today, yesterday in last video we have already discussing about the Planck's quantum theory. We have studying about the Planck's quantum theory. हम Planck's quantum theory के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक नए टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है? What is the name of that topic? Emission and absorption. Emission and absorption spectrum, you can say. This is the topic. Emission and absorption spectrum. Emission हमने पढ़ा जरूर है, absorption भी हमने पढ़ा है, बट एक नया वर्ड आपके सामने है, that is spectrum. तो आज हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं. तो माय डियर चाइल्ड, हम सारी चीज़ों को बिल्कुल एक सीरियल वाइज लेकर के चलने वाले हैं. हर चीज़ को बढ़िया से पढ़ना है. तो मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर के आना चाहता हूँ कुछ चीज़ें. सबसे पहले आपके सामने है एक जो मैं लेकर के आया हूँ, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप. व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोप? स्पेक्ट्रोस्कोप क्या हो सकता है? सोचने वाली बात. यहाँ स्पेक्ट्रम का जिक्र है और उससे एक वर्ड मिलकर बना है स्पेक्ट्रोस्कोप. और स्पेक्ट्रोस्कोप को आगे चल करके कह दिया जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ. और फिर एक ब्रांच बन जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी. सारे वर्ड यहीं से मिलकर के बनाए, सब के सब स्पेक्ट्रम से मिलकर बने. तो हर एक चीज को हमें बढ़िया से पढ़ना है. स्पेक्ट्रोस्कोप कैसे कहते हैं? व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोप? स्पेक्ट्रोस्कोप may be defined as an instrument that is used to separate the radiations of different wavelengths. That is called spectroscope. स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है डिफरेंट रेडिएशंस को उनके अलग अलग वेवलेंथ में सेपरेट करने वाले को. स्पेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप. नहीं समझ में? An instrument that is used to separate the radiations of different wavelength, that is called spectroscope. And this spectroscope is consist of a prism and a telescope, you can say. Yeah. The spectroscope is made by the prism and the telescope. ये दो चीजें इसमें यूज होती हैं. The first one is prism and the second one is telescope. Understand? अगर इस टेलीस्कोप को बात कर चलती है यहाँ पर स्पेक्ट्रोग्राफ में, तो स्पेक्ट्रोग्राफ भी तो माय डियर मिलकर बना है प्रिज्म से, एज वेल एज बस टेलीस्कोप की जगह पर टेलीस्कोप वहाँ पर. अगर स्पेक्ट्रोग्राफ आपको लेना है तो स्पेक्ट्रोग्राफ में टेलीस्कोप नहीं होता. वहाँ पर होती है आपकी एक फोटोग्राफिक फिल्म. When the telescope is replaced by a photographic film, then the obtaining apparatus, then the obtaining instrument is known as a spectrograph. डिफरेंस कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. समझ लीजिए, प्रिज्म है, टेलीस्कोप है, तो क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप है. लेकिन जब टेलीस्कोप चेंज कर दे फोटोग्राफिक फिल्म की से, तो बन गया आपका स्पेक्ट्रोग्राफ. बस इतना है. नाउ वी हैव स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, लेकिन इससे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले हम पढ़ लेते हैं स्पेक्ट्रम को. स्पेक्ट्रम क्या है? When the radiations are passing from this spectrograph, you can say, when the radiations are passing through a spectrograph, then the obtaining lines, you can say, then the obtaining new radiations on a photographic plate, that is called spectrum. These are called spectrum.
यानी कोई फोटोग्राफिक प्लेट आपने आगे रखी हुई है, फोटोग्राफिक प्लेट है, और इस फोटोग्राफिक प्लेट को आपने गुजारा है एक स्पेक्ट्रोस्कोप से, इन रेडिएशंस को आपने गुजारा है। तो ये एक इनका जो एक पैटर्न है, एक सिस्टमैटिक वे में जब आकर के यहाँ पर ये ऑब्टेन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, यस। व्हेन द रेडिएशंस आर पासिंग थ्रू दिस स्पेक्ट्रोग्राफ, देन द ऑब्टेनिंग पैटर्न ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब बात आ जाती है यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? Spectroscopy is a branch of science which deals with the study of the spectrums of radiations, that is called spectroscopy. Understand? Spectroscopy is a branch of science which deals with the study of the radiations, of the spectrums of radiations, you can say. That is called spectroscopy. यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेडिएशंस के ही तो स्पेक्ट्रम बनते हैं, ये स्पेक्ट्रम ही तो है यहाँ पर। द पैटर्न दैट इज प्रोड्यूस ऑन फोटोग्राफिक प्लेट व्हेन द रेडिएशंस आर पासिंग थ्रू ए स्पेक्ट्रोग्राफ, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो है द पैटर्न ऑफ रेडिएशंस, ये पैटर्न है रेडिएशंस। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। आपने स्पेक्ट्रोस्कोप पढ़ा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, स्पेक्ट्रोग्राफ भी एक इंस्ट्रूमेंट है। स्पेक्ट्रम है, पैटर्न है रेडिएशंस का, जब वो रेडिएशंस किसी स्पेक्ट्रोग्राफ से आगे निकलते हैं तब। और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम्स ऑफ रेडिएशंस, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, नाउ स्पेक्ट्रम आपका हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोप हो गया, स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया। नाउ एमिशन स्पेक्ट्रम, इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम। तो माय डियर चाइल्ड, मैं आपको बिल्कुल सिंपली तरीके से समझा देता हूँ। एमिशन स्पेक्ट्रम may be defined as when the radiations are produced by some sources, when the radiations, जब radiations जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं by some sources like sun, like heating of a substance. Understand? When the radiations are produced by the some sources like sun, like heating of the substances at high temperature, you can say, at high temperature are passing, और उन्हें पास किया जाता है through a spectroscope, through a spectrograph, you can say, through a spectrograph। कुछ रेडिएशंस जो सन और हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस से जब ऑब्टेन होते हैं और उनको पास किया जाता है एक स्पेक्ट्रोग्राफ से। अंडरस्टैंड? देन द ऑब्टेनिंग स्पेक्ट्रम्स आर नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। ये डायरेक्टली पास किया जाता है, सीधे तौर पर सीधे पास कर दिया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्हेन द रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड बाय मैनी सोर्सेज लाइक सन, लाइक हीटिंग ऑफ सब्सटेंसेज एट हाई टेम्परेचर एक्सेट्रा, are passed directly through the spectrograph, then the obtaining pattern or then the obtaining spectrum is known as emission spectrum। ये बिल्कुल डायरेक्टली होता है। इसमें बस क्या करना है कि जिस सोर्स से भी आपको रेडिएशंस मिले हैं, चाहे वो जलता हुआ बल्ब ही क्यों ना हो, उससे अगर रेडिएशंस मिले हैं तो उन रेडिएशंस को आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रोग्राफ से पास करने के बाद, और जब उन्हें स्पेक्ट्रोग्राफ से पास किया जाता है तो आपको जो पैटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स। एमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। पहला, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा, एक तो ये आ गया है आपका, और दूसरा है आपका लाइन स्पेक्ट्रम।
एक हो गया आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे बहुत सुकून के साथ। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इज योर स्पेक्ट्रोग्राफी पेंसिल एंड दीज आर रेडिएशंस which are produced from any source and directly pass through this spectrography pencil and obtaining, और जाकर के obtain हो जाती हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लाइक दिस इन ए सिंपल पैटर्न 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 दैट इज नोन एज विबग्योर। समझ लीजिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में बी डिफाइंड एज व्हेन द रेडिएशंस ऑब्टेनिंग बाय एनी सोर्सेज आर पास थ्रू स्पेक्ट्रोग्राफ then obtaining spectrum on a photographic plate in a systematic way in continuously pattern, that is called continuous spectrum. That this spectrum is not broke down in the middle of the spectrum, you can say, यानी कि इस बीच में स्पेक्ट्रम टूटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल रेगुलर है एक सही पैटर्न में। और यहाँ बाद में और स्पेक्ट्रोग्राफ से यहाँ स्टडी करने के बाद ये पाया क्या कि जो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो इंडिगो की होती है, और सबसे ज़्यादा जो डेविएटेड रे होती है यहाँ पर वो वायलेट होती है और सबसे कम जो डेविएटेड होती है वो रेड होती है। ये पता लगा हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। अंडरस्टैंड, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में बी डिफाइंड एज व्हेन द रेडिएशंस आर पास थ्रू स्पेक्ट्रोग्राफ, then the radiations are converted into spectrum and convert into a regular pattern, convert into a continuous pattern, that is called continuous spectrum। अब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। तो लाइन स्पेक्ट्रम में आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बेंसन, ये जल रहा है, और बेंसन के साथ में आपको एक साल्ट लेना है, साल्ट लाइक NaCl। तो जब किसी साल्ट को यहाँ पर लिया जाता है तो साल्ट को लेने के बाद यहाँ से कुछ रेडिएशंस आपके प्रोड्यूस होते हैं। अंडरस्टैंड, ये कुछ रेडिएशंस आपके प्रोड्यूस होते हैं, और इन रेडिएशंस को जब आप पास करते हुए स्पेक्ट्रोग्राफ से जब आप इसको पास करते हो यहाँ से, तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको डार्क लाइंस आपको ऑब्टेन होती हैं या कलर्ड लाइंस आपको ऑब्टेन होती हैं, ये लाइक दिस, इस तरह की। ये सारा का सारा एरिया ये जो कि डिवाइडेड होती हैं डार्क ब्लैक कलर्ड की स्मॉल लाइंस, और ये बीच में पूरी तरह से ब्रोक होता है, पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। ये जो पैटर्न है पूरी तरह से टूटा हुआ होता है, जबकि ये जो पैटर्न था एक कंटिन्यूअस पैटर्न था। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में बीच में यहाँ से कुछ लाइंस आपस में टूट जाती हैं, और आपको एक डार्क कलर्ड जो है आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में बी डिफाइंड एज व्हेन some radiations are when the radiations are produced from the salt to take on a Bunsen burner, then these radiations are passing through the spectrograph, then obtain dark colored spectrum and breakable spectrum, that is called line spectrum। तो ये दो तरह का हो गया आपका एमिशन स्पेक्ट्रम is of two type, first is continuous spectrum and the second is line spectrum। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये थोड़ा सा अलग है, बस लगभग इसी के जैसा है। इसमें भी लगभग यही डायग्राम अगर आप बनाओगे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। डायग्राम ज़रूर प्रिपेयर करने हैं आपको, ये सब ध्यान रखना। तो जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जब बात चलती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशंस होते हैं, दीज आर द रेडिएशंस। तो ये रेडिएशंस पहले किसी सॉल्यूशन से होकर के गुजारे जाते हैं, ये किसी सॉल्यूशन से होकर के गुजारे जाते हैं, ये लाइक दिस। और एक बात मैं आपको बता दूं, लाइन स्पेक्ट्रम में
लाइन स्पेक्ट्रम में जो ये कलर होता है ना, जो भी यहाँ स्पेक्ट्रम का कलर आपको ऑब्टेन होगा, दिस कलर विल बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। एग्जांपल के तौर पर अगर NaCl आप यहाँ पर लोगे तो NaCl आपको येलो कलर प्रोड्यूस करेगा स्पेक्ट्रम में, और अगर आप यहाँ पर KCl लोगे पोटेशियम क्लोराइड तो ये आपको वायलेट कलर यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा यहाँ स्पेक्ट्रम। ठीक सेम ऐसा यही होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हेन द रेडिएशंस आर फर्स्टली पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन, यानी कि जो रेडिएशंस होते हैं वो पहले सॉल्यूशन से पास किए जाते हैं, एंड देन ऑल्सो पासिंग फ्रॉम स्पेक्ट्रोग्राफ, देन द ऑब्टेनिंग obtaining white colored spectrum and divided separated by dark black colored lines, और जो सेपरेटेड होते हैं डार्क ब्लैक कलर लाइन से, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसकी शर्त यह है कि पहले रेडिएशंस को आप किसी सॉल्यूशन से पास कराओगे, तब आप यहाँ से फिर ये जो आपका स्पेक्ट्रोग्राफ है यहाँ से पास कराओगे, तब जो आपको वहाँ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होंगे वो भी ब्रेकेबल होंगे, वाइट कलर के स्पेक्ट्रम होंगे, और डार्क ब्लैक कलर से उनको सेपरेट किए हुए होंगे, टूटे हुए होंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन है स्पेक्ट्रम। तो ये थी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम आपके दो तरह के, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की अगर बात करते हैं तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम, और आपका अलग दूसरा नंबर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इनके बारे में आप बढ़िया करके नोट्स अपने प्रिपेयर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने तीनों के बारे में आपको अच्छे से बताया है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए, फिर इनकी स्टडी करने के बाद एक साइंटिस्ट आए, रिडबर्ग आए, और इन्होंने आकर के क्या बताया, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बड़े अच्छे से एक्सटेंसिवली स्टडी किया, और अपनी एक इक्वेशन इन्होंने दी। और वो इक्वेशन क्या थी, न्यू बार इज इक्वल टू, इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी जो क्या थी, न्यू बार इज इक्वल टू R और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये अपना इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वेयर जहाँ इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी। न्यू बार आपको पता है क्या है, न्यू बार पढ़ा रखा है मैंने आपको। न्यू बार इज वेव नंबर, R क्या है, रिडबर्ग, R है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है। क्या होती है उसकी वैल्यू, 1097, आई थिंक, वेट ए सेकंड प्लीज माय डियर, दैट्स इट्स वैल्यू इज 10967, 19067, ये होती है इसकी वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर माइनस 1, ये R की वैल्यू। यहाँ N1 क्या है, N2 क्या है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है N1 N2। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, रिडबर्ग फॉर्मूला, न्यू बार इज इक्वल टू R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो मैंने इसके बारे में आपको कुछ पहले भी बताई थी कुछ बातें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, जब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में रखा जाता है, हाइड्रोजन गैस को एक वेसल के अंदर फिल किया जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वहाँ पर, बिल्कुल कोई वहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ से कुछ रेडिएशंस अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो उन रेडिएशंस को हम जिस पैटर्न में लिखते हैं दैट इज़ नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उन्हें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वो जो स्पेक्ट्रम आपके होते हैं वो किस तरह के होते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो उसकी यहाँ पर 5 सीरीज़ वहाँ पर निकल के आती हैं, और वो 5 सीरीज़ क्या होती हैं, लाइमन सीरीज़, दूसरी सीरीज़ यहाँ पर क्या होती है, बामर सीरीज़, ठीक है। तीसरी सीरीज़ आपकी बन जाती है यहाँ पर ब्रैकेट सीरीज़, और फिर आप थर्ड वन इज पास्चन सीरीज़, फोर्थ वन इज ब्रैकेट सीरीज़, एंड एट लास्ट फोल्ड सीरीज़।
ये 5 तरह की सीरीज बन के आती हैं, यानी कि जो रेडिएशंस हैं आपके उनके ये एकदम से बहुत सारे जो हैं उनके स्पेक्ट्रम्स निकल के आते हैं, ऐसे लाइक दिस यहाँ से बहुत जल्दी से लाइक दिस, ऐसे ही यहाँ से निकल करके आते हैं, ये दैट इज़ पास्ट। फिर यहाँ से निकल करके आते हैं ब्रैकेट, और फिर यहाँ से निकल करके आते हैं फुंड। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा, ये क्या एरिया है आपका। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कौन सा एरिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल एक ही एरिया है आपका, वो कौन सा एरिया है, इंफ्रारेड। कल पढ़ाया होगा मैंने आपको। ये कौन सा आ गया, ये है विजिबल। और ये कौन सा आ गया, लेमन सीरीज किससे रिलेटेड है, इससे पहले, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट। तो इस तरह से ये है आपकी। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो N1 की वैल्यू जो होगी वो N1 की वैल्यू 1 होगी, और वो किसके लिए होगी, वो लाइमन सीरीज़ के लिए होगी। तो फिर N2 के लिए क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे करके। अगर यहाँ ये लाइमन सीरीज़ के लिए हो गया, N1 की वैल्यू अगर 2 होती है तो तब वो कहाँ से रिलेटेड होगा, लाइमन सीरीज़ से नहीं, फिर वो बामर सीरीज़ से रिलेटेड होगा। और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। इस तरह से हम चलते हैं पास्चन सीरीज़ के लिए। तो N1 बराबर क्या होगा, 3 होगा, किसके लिए, पास्चन सीरीज़ के लिए। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, लाइक दिस, 4, 5 होगी। और फिर आ गया आपका N1 के लिए अगर 4 आता है तो तब आपकी कौन सी सीरीज़ होगी, ब्रैकेट सीरीज़ होगी। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, 5 हो सकती है, 1 हो सकती है, फिर वापस वहीं से आ जाएंगे। फिर बाद में आता है फुंड के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो याद रखना ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रिडबर्ग का जो एक फॉर्मूला आपको दिखाया है, ये सब उसी से रिलेटेड है। रिडबर्ग फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, क्या था, न्यू बार इज इक्वल टू R1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। वो बाद में अलग अलग तरीके से आपको ज़रूरत पड़ेगा कि क्या क्या किस तरह से। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ और उस क्वेश्चन को हम अभी मिल करके सॉल्व करते हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन हम। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे क्या क्या कहा गया है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन। फोटोन है, फोटोन क्या होता है, दैट डिस्क्रीट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, याद होगा, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम, है ना। और क्वांटम जब लाइट की फॉर्म में आ जाता है तो उसे फोटोन कहते हैं। तो कोई फोटोन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फॉर्म उसके n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में है तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन एटम का आपने अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो उसमें आपकी 5 सीरीज़ आपको पढ़ाई गई। तो क्या क्या थी वो, लेमन सीरीज़ पढ़ाई गई आपको बामर सीरीज़ पढ़ाई गई, पास्चन सीरीज़ पढ़ाई गई, ब्रैकेट सीरीज़, फुंड सीरीज़ पढ़ाई गई। तो यहाँ ये क्या है, ये N2 की वैल्यू है और ये क्या है, N1 की वैल्यू है, क्योंकि कम की वैल्यू तो कम ही होगी ना। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है आपके पास, आपको क्या क्या दिया गया, N1 इज इक्वल टू 2 और N2 इज इक्वल टू 5, ये दिया गया। इसके साथ साथ आपको R की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, क्या वैल्यू है R की चीज़ बताएंगे आप। R की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, याद। और क्या चाहिए आपको, अब आपसे देखिए फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं माय डियर, न्यू कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ क्या होता है माय डियर, लैम्डा कैलकुलेट। तो भाई आपके पास में समझ में नहीं आ रही है, आप न्यू कैसे कैलकुलेट और लैम्डा कैसे कैलकुलेट करो। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आप न्यू भी कैलकुलेट कर लोगे, आप लैम्डा भी कैलकुलेट करोगे। लैम्डा कैसे कैलकुलेट कर लोगे, लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता न्यू बार, ठीक है, यहाँ से कर लोगे। तो न्यू बार कहाँ से आएगा, न्यू बार का आपके पास फॉर्मूला है अभी जो रिडबर्ग फॉर्मूला है वो क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू R1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब यहाँ जो भी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है आप अपने हिसाब से कीजिए। न्यू बार इज इक्वल टू आर की वैल्यू 109,677 मल्टीप्लाई 1/N1 की वैल्यू है, N1 की वैल्यू 2 आपने पुट कर दी, का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, डायरेक्ट लिख देंगे माइनस। N2 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर का आ गया माइनस 25। बस अब आपको न्यू बार यहाँ से कैलकुलेट करना है, बस अब वही सिंपली आपकी कैलकुलेशन। न्यू बार आ गया, न्यू बार आते ही आप अपना फॉर्मूला लगाओगे 1/लैम्डा।
इस कंडीशन में आप क्या वैल्यू पुट करने वाले हो 109,677 इंटू और फिर से वही 1/4 माइनस 1/25 जो भी फिर सॉल्व करोगे ऐसे तो करोगे। फिर उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ये न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए क्या लगाओ करो, बोलो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि आपके पास लैम्डा आ जाएगा। सी क्या है 3 × 10⁸ और नीचे फिर लैम्डा की वैल्यू जो भी इतनी सारी आ रही आंसर आपका आ जाएगा। तो इतने ईजी सवाल आपको होमवर्क मिलेगा आज ही आपको करना है। और अब आपका फ्राइडे यानी टुमारो आई थिंक आपका कल शायद टेस्ट याद होगा।